अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर विद आसिम में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी होगा आप सबके लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, टॉपिक है दी ओज़ोन होल। दोस्तों, ये ओज़ोन होल क्या है? क्या ओज़ोन होल किस तरह से हम इंसानों को, तमाम एनिमल्स को, प्लांट्स को अब तक महफूज किए हुए है? क्या ओज़ोन की एक लेयर जो कि अर्थ के ऊपर मौजूद है, ये किस तरह से हमें सूरज की वायलेट रेस से और हमें इस तरह से प्रोटेक्ट करती है कि हम ज़िंदगी सही मायनों में गुजार रहे हैं। दोस्तों, ओज़ोन होल के बारे में हम बहुत डिटेल बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस कहानी का खुलासा कर लें। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बात कर रहा हूँ सन 1982 की। अंटार्कटिका के बर्फीले तूफानों के अंदर एक सर्च स्टेशन के अंदर साइंटिस्ट जोसेफ फरमन नामी अपनी रिसर्च कर रहे थे ओज़ोन के ऊपर। वो देखते हैं अपनी मशीन से कि ओज़ोन जो है, इसकी मिकदार को जब वो माप रहे थे तो वो देखते हैं कि ओज़ोन की मिकदार एटमॉस्फेयर में 40% तक गिर चुकी है। इट मीन्स दैट कि ओज़ोन जो है वो धीरे धीरे उसकी थिकनेस ख़त्म हो रही है। तो वो इसको देख के परेशान होते हैं और वो ये कहते हैं शायद मशीन का ही मसला होगा, ये बहुत ओल्ड मशीन है और ये इस तरह से मुमकिन नहीं है। वो उस दिन की एक्टिविटी करके वापस घर चले जाते हैं और फिर तकरीबन एक साल के बाद सन 1983 में दोबारा आते हैं अपने सर्च स्टेशन पे और आके दोबारा ये अमाउंट मैयर करते हैं मशीन से। इस बार वो मशीन जो है वो लेटेस्ट लेके आते हैं और देखते हैं कि अब एटमॉस्फेयर में ओज़ोन की मिकदार क्या है। तो दोस्तों, ओज़ोन की मिकदार जब वो मापते हैं तो पहले 40% से भी कम हो चुकी होती है। वो बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार करते हैं कि ओज़ोन की मिकदार कैसे कम हो रही है। अगर वो ये कम हो रही होती तो सैटेलाइट में नासा के हज़ारों जो हैं सैटेलाइट्स मौजूद हैं, वो इसको पकड़ लेते। ये मुमकिन नहीं है। तो वो दोबारा फिर से अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करके वापस चले जाते हैं। अगले साल 1984 में जब वो दोबारा आते हैं तो वो मशीन से दोबारा ओज़ोन की मिकदार को मापते हैं और क्या देखते हैं कि ओज़ोन की मिकदार अब मज़ीद इससे पहले वाली नॉर्मल वैल्यू से भी कम हो चुकी है। बहुत ज़्यादा तशवीर का इजहार करते हुए वो परेशान होते हैं और वो ये देखते हुए अपनी जो सर्च है, वो इस रिसर्च को वो नासा के पास लेके जाते हैं और नासा को प्रूफ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, नासा जो कि एक बहुत बड़ी एजेंसी है, नासा अब के साइंटिस्ट इसको ओज़ोन की अमाउंट को, इसका होल को ओवरलुक कर जाते हैं। ओज़ोन होल जो है ये अंटार्कटिका के ऊपर धीरे धीरे बढ़ रहा था। उनके सामने जो हकाइक सामने आते हैं उसमें 1979 में एटमॉस्फेयर के ऊपर ओज़ोन लेयर बिल्कुल ठीक है, जबकि 1980, 1981 और 2 के अंदर थोड़ा थोड़ा कुछ ब्लू ब्लू सा दिखाई देता है। देन उसके बाद 1983, 84, 85 में ये प्रॉपर ओज़ोन होल की शक्ल इख्तियार कर जाता है। वो ये देख के परेशान होते हैं कि अगर ओज़ोन होल बढ़ता गया तो ज़मीन के ऊपर रहने वाले तमाम एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और तेज़ी के साथ बीमारियां जो हैं वो फैलना शुरू होंगी। ओज़ोन होल तेज़ी के साथ, जी हाँ, फैल रहा था और ये हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जी तो दोस्तों, ओज़ोन होल को समझने से पहले इसको देखना है कि ओज़ोन बनती कैसे है और ये किस तरह से ओज़ोन जो है क्रिएट हुई। आज से तकरीबन 600 मिलियंस ईयर्स पहले ओज़ोन जो है ये इसकी फॉर्मेशन होती है एटमॉस्फेयर में। ज़मीन के ऊपर तकरीबन 4 लेयर हैं, जिनमें हमारे पास ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मीज़ोस्फियर और थर्मोस्फियर। ये 4 लेयर ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं। जो ओज़ोन है ये एक गैस है जिसका केमिकल फार्मूला O3 है, जबकि ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला दोस्तों O2 होता है और ये हम सब जानते हैं। ओज़ोन जो है ये पहली जो लेयर है ट्रोपोस्फियर, इसके अंदर मौजूद है। ये ज़मीन से तकरीबन 32 किलोमीटर ऊंचाई पे है। अगर आप ज़मीन से 32 किलोमीटर ऊपर जाएं तो वहाँ पे आपको ओज़ोन की लेयर मिलेगी और ओज़ोन इस लेयर के अंदर तकरीबन 0.0015% है। ये बहुत मामूली सी मिकदार है, लेकिन है बहुत काम की। दोस्तों, ओज़ोन जो है ये हमें बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेस से महफूज करती है, जो कि डायरेक्टली सन से आती हैं। ओज़ोन बनती कैसे है दोस्तों? फोटोलाइसिस का एक प्रोसेस है, इसे हम फोटोलाइसिस रिएक्शंस कहते हैं। सबसे पहले O2 O से मिलके O3 बनाती है। अगर हम बात करते हैं सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस, तो ये क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन के मालिक्यूल को तोड़ती हैं, O2 को ऑक्सीजन एटम में स्प्लिट करती हैं, नेसेंट ऑक्सीजन एटम में, और यही ऑक्सीजन एटम मजीद ऑक्सीजन के मालिक्यूल से मिलके O3 बनाते हैं और ये O3 की मिकदार यहाँ पे मौजूद होती है और ये एक लेयर बनती है और ये लेयर हमें आने वाली सूरज की जो शुआएं हैं अल्ट्रावायलेट, उनसे महफूज रखती है। ओज़ोन की जो लेयर है ये हमें हमारे इम्यून सिस्टम जो है
इसको मेंटेन रखवाती है। अगर ओजोन के अंदर होल क्रिएट हो जाए तो दोस्तों ये स्किन कैंसर, आइज का कैंसर, स्किन बर्न्स, कैरेट्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए बहुत सी डिजीज़ का बाइस बनेगा और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ओजोन जो है इस कदर हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन जो ओजोन होल है इसको डिस्ट्रॉय करने का मेन सबब क्या है? दोस्तों ओजोन को डिस्ट्रॉय करने का मेन सबब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जी तो दोस्तों आपको सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात ये बता दें कि सबसे पहले अगर हम बात करें सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज की, दोस्तों सूरज से तकरीबन कमोबेश तमाम तरह की रेस जो है वो ज़मीन तक पहुंच रही होती है। इसमें माइक्रोवेव्स हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट्स हैं, गामा रेज हैं, ये तमाम रेस सूरज से डायरेक्टली ज़मीन तक पहुंचती हैं और ज़मीन पे जो ओजोन लेयर है वो फिर हमें इन रेज से महफूज करती हैं। दोस्तों अगर इन रेज का डायरेक्ट जो है ओजोन लेयर से अगर ये गुजर जाएं ओजोन होल के थ्रू तो ये बहुत सी ज़्यादा बीमारियां फैला सकती हैं और कैंसर कॉजिंग होती हैं। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसके अंदर तकरीबन विजिबल रेस भी आती हैं जो कि स्पेक्ट्रम के मुताबिक उनकी जो वेवलेंथ है वो 450 से 750 नैनोमीटर के दरमियान है। दोस्तों जो अल्ट्रावायलेट रेस हैं वो 3 कैटेगरी की हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी, जो कि सबसे कम वेवलेंथ की अल्ट्रावायलेट ए है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ओजोन की लेयर की। वो अल्ट्रावायलेट सी कैटेगरी की जो रेस हैं उनको यहाँ से आगे ज़मीन तक आने नहीं देती, जबकि बी और सी यहाँ से पास कर जाती हैं। लेकिन जो स्किन ग्लास हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अल्ट्रावायलेट बी को प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत सी सन ब्लॉक क्रीम्स जो हैं उनमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं जो कि हमें इन रेस से बचाते हैं और हम जो है मुख्तलिफ बीमारियों से बचते हैं। तो ये दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ओजोन की बदौलत ही हम जो है बहुत सी बीमारियों से महफूज रहते हैं। जी तो दोस्तों मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ यहाँ पे। सन 1839 में स्विट्ज़रलैंड के एक यूनिवर्सिटी बाज़ल में शोन बाय साइंटिस्ट ने सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस किया। उसने यहाँ पे देखा कि वो बिजली की मदद से वाटर के मालिक्यूल को जब तोड़ता है, डिस्ट्रॉय करता है, तो वहाँ देखता है कि उसको एक स्मेल आती है किसी गैस की। उसने इस गैस की स्मेल को बड़ा अजीब सा महसूस किया और उसने इसको नाम दे दिया ओजोन। द वर्ड ओजोन ड्राइव फ्रॉम ओजाइन स्मेल, यानी कि स्मेल के ऊपर ही इसका नाम ओजोन रख दिया गया। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था यहाँ पे कि उसने ओजोन को इस तरह से डिस्कवर किया। दोस्तों 1921 में ये डिस्कवर हुआ कि जब भी कोई रेनी सीजन के अंदर थंडर स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं तो एक अजीब सी खुशगवार सी आपको एक स्मेल सी महसूस होती है। बेसिकली वो ओजोन ही है। ओजोन वैसे तो हमें सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज से महफूज रखती है, लेकिन अगर ओजोन जो है वो यहाँ पर हम प्रोड्यूस करें ज़मीन के ऊपर तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है, डेंजरस हो सकती है इंसानों के लिए। तो दोस्तों इसके बाद 1921 में एक फिजियोलॉजिस्ट आते हैं डॉब्सन, और वो डॉब्सन जो है इसकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में मैयर करने का तरीका बताते हैं कि किस तरह से इसको एटमॉस्फेयर में मैयर किया जा सकता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है, डॉब्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि ओजोन की कंसंट्रेशन को मैयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ ओजोन की, तो ओजोन हमारे पास दो तरह की है। एक ओजोन हमारे पास है गुड ओजोन और एक है बैड ओजोन। दोस्तों गुड ओजोन उसको कहा जाता है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास एक लेयर की शक्ल में मौजूद है। ओजोन जो है इसको डॉब्सन साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसकी कंसंट्रेशन को मैयर किया और डॉब्सन यूनिट्स में हम इसको मैयर करते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर जो ओजोन की एक नॉर्मल क्वांटिटी है वो हमारे पास 300 से लेके तकरीबन 500 के करीब डॉब्सन यूनिट होती है और इसकी थिकनेस 3 मिलीमीटर से लेकर 5 मिलीमीटर तक होती है। दोस्तों ये गुड ओजोन कहलाती है जो कि सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट और एक्स रेज और गामा रेज से हमें महफूज रखती है। जबकि बैड ओजोन हम उसे कहते हैं जो कि हमारे पास इस टाइम अर्थ के अंदर मौजूद है, जो ज़मीन पर मौजूद है, वो हमारे लिए टॉक्सिक है और वो कई तरह की डिजीज़ कॉज कर सकती है। दोस्तों बेशक मिकदार में वो कम है लेकिन है हमारे लिए ख़तरनाक। कई लोग तो ये सोचते हैं कि ये ओजोन जो ज़मीन में प्रोड्यूस हो रही है ये ऊपर जाके एटमॉस्फेयर की जो ओजोन है उससे मिल जाएगी और मज़ीद जो है ये लेयर की थिकनेस बढ़ेगी, जबकि ऐसा नहीं होता। दोस्तों ये ओजोन किस तरह से होल क्रिएट कर रहे हैं, ओजोन होल कैसे प्रोड्यूस होता है, इसमें मेन रीज़न है नाइट्रिक ऑक्साइड्स का। जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो गैस है जो कि हमारे पास अक्सर गाड़ियों के धुएं से जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड्स जो है, और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ की चिमनी से जो धुआं निकलता है वहाँ से ये ऑक्साइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, ये सब के सब वो अनासिर हैं जो कि ओजोन होल प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जिस तरह से ओजोन होल प्रोड्यूस हो रहा है इन अनासिर की वजह से, इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है।
दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हम मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकें। आप सबके टाइम का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।